हाँ बोल पॉजिटिव, बोल बोल नेगेटिव टू बच्चे। पॉजिटिव जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, बिल्कुल सही। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे वो पॉजिटिव टू, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। इसमें अब आपका कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये हो सकता है कि सर आप कैसे मान सकते हो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं बच्चे, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं जिसमें टीचर आपके नॉलेज को चेक करता है कि आप एक सर्टेन सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंक कर सकते हो, या आप बच्चे उसी नॉर्मल वे से थिंक करते हो जैसे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे थिंक करते हैं? जो बच्चा कहीं पर भी अच्छा स्कॉलर माना जाता है वो हर पॉसिबिलिटीज पे सोच समझ के जवाब देता है, बड़ा सोच समझ के कि अच्छा यहाँ पर और पॉजिटिव आयंस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट ऑपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बच्चे माइनस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है बच्चे? रियलिटी ये बच्चे मैं आपको आपके डाउट से बच्चे एक और बात बता देता हूँ। ये बच्चे आपके पास क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल बच्चे, जैसे कि कोई पर्सन बोलता है मान लो कल बारिश हो जाए। अब ये तो हाइपोथेटिकल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो हाइपोथेटिकल है। और रियल सिचुएशन बच्चा आपके पास ये होती है, और ये किसमें मिलती है आपको बच्चे? गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट, द गैसेस एंड द इलेक्ट्रोलाइट बच्चा हमारा। ठीक, तो कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा ये थोड़ा आप ध्यान में दे सकते। नेक्स्ट बच्चे, अब क्वेश्चन पूछो, अब क्वेश्चन पूछो बच्चे, शाबाश। क्लियर है ये वाली बात बच्चे? आपको क्लियर यस है सर। बच्चे? आपको डिफेंड करना चाहते हो अपनी बात को तो आप डिफेंड भी कर सकते हो, आप डिफेंड कर सकते हो, आप बोल सकते हो कोई बात नहीं सर, हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जो बच्चा होता है उसके पास बहुत सी एनर्जी होती है जिसको वो बोलते बोलते रुक जाता है। जैसे कि कई बच्चे इस बात पे शर्मा जाते हैं कि सर से हम बोले कि सर आप जो है स्लाइड चेंज करने से पहले 2 मिनट हमसे पूछ लिया करो, बच्चे शर्मा जाते हैं। बाद में पूछा जाता है सर हम ना डरते थे। मैं किस बात का डरना भाई, आपको कोई चीज नोट करनी है उसके लिए डरना किसका? जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे? ताकि हम अपने माइंड को अप्लाई कर सके, हम अपने माइंड के अंदर बच्चे चीजों को क्या कर सकें बच्चे, स्किल्स को डेवलप कर सके, सिचुएशन को समझना, सिचुएशन को सीखना, ये बच्चे हम समझ सकें। इस वजह से बच्चे हम यहाँ पर इस रियल के साथ साथ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी समझते हैं बच्चे। जैसे अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या? एक वेव है या पार्टिकल है? क्या लगता है आपको? बहुत सर। बहुत है। और बच्चे आप बताओ, डी बॉगली वर्ड के पीछे आप एक और वर्ड लिखते हो, पता आपको? डी बॉगली आगे क्या लिखते हो? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। व्हाई दिस इज हाइपोथेसिस? हाइपो, जैसे कोई बंदा बोलता है ना यार तू हाइपर हो गया, मतलब कि जिसकी जरूरत नहीं थी। यार हाइपर क्यों हो रहा है? हाइपर का मतलब यार क्यों, मतलब कि क्यों हाइपर स्पेस, मतलब कि जो रियलिटी ना हो। अब डीप ऑगली हाइपोथेसिस है, हम उसको अपने सीने के साथ लगाकर घूमते हैं और बोलते हैं ये रियलिटी है, और है तो बच्चे हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस, ये बच्चे जैसे हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज का मतलब ये होता है कि शायद से ऐसी कोई लेंथ एग्जिस्ट, हम अपने दिमाग से बोल लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चे हाइपो मतलब जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो ये हाइपोथेटिकल मतलब जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो डी बॉगली हाइपोथेसिस भी इसी कैटेगरी में आती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है या पार्टिकल है, ये बच्चे आज तक किसी को समझ नहीं आ पाए, ये भी हाइपोथेसिस को चला हुआ। चलिए बच्चे, सो अब आगे चलते हैं, और किसी बच्चे ने कोई डिस्कशन करनी है तो वो डिस्कशन कर सकता है। चलें बच्चे आगे की तरफ। हमने लास्ट पोर्शन बच्चे जो डिस्कस किया था, वो लास्ट पोर्शन क्या था बच्चे हमारे पास? हमारा लास्ट पोर्शन था बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमने बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है बच्चे पूरी तरह से डिराइव किया था। अब बच्चे आएगा या नहीं आएगा यार कुछ नहीं पता, सिंपल बोलूं बच्चे, हमें कुछ नहीं पता कि ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन की बात कर रहा हूं मैं,
कि एमसीक्यू बेस्ड अगर है, और 26 से आपके स्कूल भी खुल रहे हैं बच्चे हमारे पास, और एक ऑप्शन बच्चे ऑफलाइन क्लास की आपकी भी बन सकती है। आप मुझसे बात कर लीजिएगा बच्चे। करण से मेरी बात हुई थी आज सुबह, क्योंकि जो मेरा एक बैच है बच्चे, उस बैच को तो बच्चे मैं सुबह 7 से 8 ले रहा हूँ बच्चे। ऑफलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके टाइमिंग भी अभी थोड़े दिनों में चेंज हो जाएंगे बच्चे। तो करण मुझे मिला था, करण की मैथ्स की क्लास होती है बच्चे। तो अगर ऑफलाइन क्लास की तुम्हें कहीं पर लगती है जरूरत, तो प्लीज बच्चे मुझसे बात करें, फायदा होगा। ऑनलाइन चलेगी, ऑनलाइन भी चलेगी बच्चे, ऐसी बात नहीं कि ऑनलाइन मैं बंद कर दूंगा। लेकिन बच्चे अगर ऑफलाइन आपको लगता है बच्चे कि आप ज्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ पाओगे, तो प्लीज बच्चे मुझसे एक बारी बात कर लीजिएगा, ठीक है। मुझसे बात कर लेना, करण ने तो मुझसे बात कर ही लिया। खैर अगर आप भी बात करना चाहते तो आप भी बात कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। ये बच्चा हमारे पास लास्ट डिराइव्ड रिलेशन था। इस लास्ट डिराइव रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बच्चे मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, पता है पकाऊ न्यूमेरिकल है, पकाऊ। आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम है, इसके न्यूमेरिकल्स बच्चे मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। रीजन बच्चे आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा यार इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कौन कराता है। इंस्टेड आज बच्चे हम एक नई चीज शुरू करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, और बच्चे वो हमारे पास आ जाती है बच्चे, विच इज नोन एज टू बी दी ओम्स। तो बच्चे हम यहाँ पर आज शुरू कर देते हैं एक नई चीज बच्चे, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नई चीज, और आज के बाद बच्चे आपको लगेगा ये चैप्टर शायद खत्म हो गया। आज के बाद ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि अब जो रह जाएगा वो फॉर्मेलिटी रह जाएगी रेजिस्टेंस को समझने की। नाउ ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, according to the Ohm's law, if the if the external parameters, if the external parameters, if the external parameters, कौन से बच्चे external parameters, like temperature, like बच्चे आपके पास temperature, या फिर बच्चे हमारे पास pressure, like temperature, pressure, like temperature and pressure remains constant। अगर बच्चे हमारे पास ये कांस्टेंट रहता है बच्चे, then the current flowing in a circuit, then a current flowing in a conductor, या फिर the current flowing in a conductor, current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor is directly proportional to, it is directly proportional to the potential difference, या the voltage applied, the voltage applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, across the ends of the conductor। अगर मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर बच्चे हमेशा, या वायर बच्चे हमेशा सिलेंड्रिकल ही लेनी है। इस बात को बच्चे अब आप दिमाग में रख दीजिएगा, कल को वायर का मतलब सिलेंडर हो, वायर का मतलब सिलेंडर होगा, याद रखें। और इसके अक्रॉस अगर मैं यहाँ पर एक वोल्टेज लगा देता, तो यहाँ पर अगर V वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस कंडक्टर में अगर I करंट ट्रेवल कर रहा है, देन V इज प्रोपोर्शनल टू I, और we can write down V is equal to I into R। where R R sorry मुझे 2 मिनट वेट करना।
Okay, where 2 minute बेटा, 2 minute. Where R is the constant of proportionality and this is called resistance of the conductor, and this is resistance of the conductor, और हम इसको resistance of conductor भी बोलेंगे बच्चे. Now important one, the Ohm's law described below is macroscopic Ohm's law. ये बच्चे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है बच्चे. दिस इज द मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. ये बच्चे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ओम लॉ है. दिस इज वैलिड फॉर द ऑब्जेक्ट्स. ये बच्चे हमारे पास वैलिड है ऑब्जेक्ट्स के लिए, मटेरियल्स के लिए. ये वैलिड है बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये वैलिड नहीं है बच्चे मटेरियल के लिए. मतलब आप यहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई करोगे बच्चे किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. ऑब्जेक्ट जैसे पेन, जैसे पेंसिल, जैसे मोबाइल फोन, जैसे बच्चे आपके घर में चेयर, जैसे लैपटॉप, जैसे बच्चे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अक्रॉस आप यहां पर वोल्टेज लगाओगे और उसमें क्या डेवलप हो जाएगा बच्चे, हमारे पास करंट डेवलप हो जाएगा. और जो बच्चे कंडक्टर इसको फॉलो करता है, जैसे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडक्टर को बच्चे हम कौन सा कंडक्टर बोलते हैं बच्चे? ओहमिक कंडक्टर बोल देते हैं. दिस इज द ओहमिक कंडक्टर. ओके, हमारे पास ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. ये बच्चे हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. ये बच्चे हमारे पास यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता. कहने का मतलब ये ओम्स लॉ बच्चे हमारे पास वेरी ओपनली फेल हो जाता है. ये बच्चे हमारे पास कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाता है, और इस वजह से बच्चे हम इसको यूनिवर्सल लॉ की कैटेगरी में नहीं रख सकते. कई ऐसे डिवाइसेस हैं जब जैसे कि आपके घर का रिमोट कंट्रोल, आपके घर का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता. ये ओम्स लॉ बहुत ही फंडामेंटल लॉ की कैटेगरीज के अंदर माना जा सकता है, लेकिन अंडर सम कंट्रोल्ड कंडीशन. अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं V इज इक्वल टू I इंटू R है बच्चे हमारे पास, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे हमारे पास? ये बच्चे मेरे पास V है और ये बच्चे हमारे पास I है, और इसका ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन. और हमारे पास यहां पर ये एंगल आ गया थीटा. और याद रखना बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और करंट भी बच्चे कांस्टेंट रहता है. और वो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो ये वेलोसिटी, एक्सेसिव ऑफ वेलोसिटी गेन करता है, उसको कोलिजन के दौरान क्या कर देता है? कम कर देता है. और ये नॉर्मल उस एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बढ़ता हुआ जाता है. तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को बच्चे हम सिंबल के अंदर ऐसे शो करते हैं. ये बच्चे R है और इसकी यूनिट ओम है बच्चे हमारे पास. ये बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस का आपके पास नेटवर्क के अंदर बच्चे सिंबल है. अगर आपकी रेजिस्टेंस ऐसे शो की जाती है, इसका मतलब ये कौन सी रेजिस्टेंस है आपके पास? वेरिएबल रेजिस्टेंस है. कई किताबें वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे भी शो कर देती हैं
कि ये भी मेरे पास कौन सी रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर बच्चे हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो बच्चे हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड जी, कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज टू बी जी, विच इज कंडक्टेंस। और जिसकी यूनिट बच्चे हमारे पास महो के बराबर है, या फिर बच्चे ओम इनवर्स के बराबर है, या फिर बच्चे हमारे पास साइमंस के बराबर है, ये बच्चे हमारे पास इसकी यूनिट है। इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होती है बच्चे, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर बच्चे, वोल्टेज एंड करंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड करंट। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये मैं आपको बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ग्राफ पे फिर से दोबारा लौटते हैं। ये ग्राफ बच्चे हमारे पास ऐसे, कई किताब वाले फिर क्या करते हैं बच्चे, इस ग्राफ को थोड़ा चेंज करके आपको परेशान कर देते हैं। कैसे, वो ग्राफ को बच्चे बना देते किसके बीच में बच्चे, आई वर्सेस वी के बीच में। ये बच्चे ग्राफ ऐसे बना दिए। इस ग्राफ के अंदर बच्चे हमारे पास ऐसे आपके पास लाइन बना दी। अब दोबारा से यहां पर एंगल थीटा, यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप ये बोलो कि सर आप मुझे वोल्टेज दो, करंट दो, मैं रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, या वोल्टेज दो रेजिस्टेंस दे दूंगा, करंट निकाल दूंगा, तो बेटा ये तो बच्चों वाली चीजें हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं इसी तरीके से खुश रखूं बेटा, तो वैसे क्वेश्चन ले लीजिए। मैं 3 क्वेश्चन बना दूंगा, वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया, रेजिस्टेंस निकाल दो, करंट और रेजिस्टेंस दे दी, वोल्टेज निकाल दो, वोल्टेज और आपके पास और बच्चे आपके पास करंट दे दिया, रेजिस्टेंस निकाल लो। मतलब 3 अननोन है, 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आप भी तालियां मारना, मैं भी तालियां मारूंगा, हाँ यार बच्चे तो बहुत जो है बच्चे बेवकूफ निकले, मेरे 3 क्वेश्चन से वो संभल गए, मेरे 3 क्वेश्चन से जो है बेवकूफ बन गए। लेकिन अगर बच्चे आपने सही क्वेश्चन करना है, तो सही क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ। हमारे पास सही क्वेश्चन क्या है बच्चे, जो आपको स्कूल के अंदर या फिर बच्चे आपको पूछा जा सकता है बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन में। अब ये स्कूल की बात हो रही है, अभी तक बच्चे हमने स्कूल के लेवल को ही पकड़ा हुआ है। ये बच्चा आपके पास 1 और ये आ गया 2, ये 2 कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ है, ए और बी। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बच्चे हमारे पास है बीटा। ओके, सबसे पहले बच्चे रेजिस्टेंस किस वायर की ज्यादा, ये बच्चे हमारे पास वायर नंबर 1 है बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास वायर नंबर 2 है। बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? टेंजेंट ऑफ थीटा प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वाले की, बीटा वाले की। यहां पर बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। और एक और बात बताऊं बच्चे, यहां पर बच्चे टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ। इसके ऊपर बच्चे आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को बेटा भूलना नहीं। हाँ बोल बेटा, बोल बेटा। जैसे यहाँ पे यार हमने लिखा कि बी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पर फॉर्मूले के हिसाब से तो करना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है बच्चे। अब इनके रेशियो पे करेंगे ना, रेशियो पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली मैं ये कहने वाला था। एक्चुअल के अंदर बच्चे यही चीज तो आपको सिखानी है। बच्चे को लगता है कि फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे जो रेजिस्टेंस है इट इज वी अपॉन आई। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ कैसे। मान लिया जाए कि तू वोल्टेज को डबल कर देगा तो करंट क्या हो जाएगा बच्चे, बोल शाबाश। अगर तू वोल्टेज को डबल करता है तो करंट भी क्या हो जाता है बच्चे, डबल हो जाता है। तो बच्चे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रही ना बेटा, ये यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेशियो के बराबर है। अगर आप वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम बोलते हैं ये तो बच्चे हमारे पास वैसे ही हो गया बच्चे
कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि रेजिस्टेंस तो बेचारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये कभी भी बच्चे वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, ये इनकी रेशो है कि आपने कितनी वोल्टेज लगाई और कितना करंट डेवलप हुआ, कितनी वोल्टेज लगाई और कितना बच्चा हमारे पास करंट डेवलप हुआ, ये इसकी रेशो है। और ये कभी भी गलती से मत कह देना कि ये वी और आई पे डिपेंड करता है। हाँ, इनकी रेशो है, मैं उसमें एग्री करूंगा, लेकिन बच्चे ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। और कोई चीज इसमें से कोई और? चलो अब आगे चलते बच्चे नेक्स्ट। ये बच्चा हमारे पास हुआ पहला क्वेश्चन, लेकिन बच्चे आपका फोकस यहां पर भी होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि टीचर आपको आई वर्सेस वी का ग्राफ बना कर दे दे। हो सकता है बच्चे, ये बात ध्यान रखना बच्चे, हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है कि टीचर आपको किसके बारे में बच्चे ज्यादा पूछ ले, आई और बी के बीच में। और यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है। चले बच्चे आगे, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बच्चे ग्राफ आपका बहुत आगे तक जाएगा। बार बार मैं आपको वी आई ग्राफ दे के पूछूंगा कि अब बताओ रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन के। अभी हमने ओम्स लॉ को सिर्फ पढ़ा है और ओम्स लॉ को समझना शुरू किया, इसकी डेरिवेशन भी हमारी सिलेबस में है, वो बाद में देखेंगे, वो हो जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चे सबसे पहले हमारा काम है रेजिस्टेंस को समझना। क्या समझना रेजिस्टेंस को? क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है। सो अब बच्चे हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान से समझना बच्चे। The resistance of a conductor is directly proportional to the resistance of a conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to. It is directly proportional to. ये directly proportional है बच्चा हमारे पास, proportional to length of the conductor. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेकिन आपकी कौन सी लेंथ ये अभी आगे चल के पता लगेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और ये बच्चा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे आपके पास? टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ये एरिया और ये लेंथ क्या होगी, इसको ध्यान से समझना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, आई एम सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब फोकस करना बच्चे, फोकस करना। मेरे पास बच्चे इस तरीके से यहां पर बच्चे आपके पास क्या आ गया, एक कंडक्टर आ गया। अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास लेंथ है L और यहां पर मेरे पास इसका एरिया, क्योंकि वायर को जनरली हम क्या लेंगे बच्चे, एक सिलेंडर लेंगे। ये बच्चे हमारे पास इसका एरिया। लेकिन अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। यहां पर जो करंट है बच्चे वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू आपके पास राइट जा रहा है। क्या समझ में आना चाहिए, ये तो स्कूल की डेफिनेशन होगी, लेकिन आपके माइंड में क्या जाना चाहिए बच्चे, लेंथ जो आप लेते हो बच्चे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, of the current, along the direction of the current। और दूसरा बच्चा हमारे पास एरिया कौन सा है, एरिया आपने वो लेना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये करंट कौन सी डायरेक्शन में लोगे,
ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपके दिमाग में बात आएगी बच्चे, आप करंट कौन सी डायरेक्शन में लोगे? आप करंट बच्चे उस डायरेक्शन में लोगे जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। जैसे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालनी है? पी और एस के अंदर। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालनी है बच्चे? पी और एस पॉइंट पर। तो आप पी से करंट को डालोगे और एस को निकालोगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल आ जाएगी, एंड जो रेजिस्टेंस है बच्चा हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये एरिया ऑफ सर्कल है तो आप इसको पाई इंटू आर का स्क्वायर, जहां पर आर इसके क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या है बच्चे? रेडियस है। आर बच्चा हमारे पास इसका रेडियस है बच्चे। और वी कैन राइट डाउन the resistance is given by a rho L upon A। अब एक नया कांस्टेंट आ गया बच्चे, बताओ अब ये कौन सा नया कांस्टेंट आ गया बच्चे हमारे पास? ये कांस्टेंट को बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं? रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और बच्चा हमारे पास रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट्स हमारे पास किसके बराबर आ जाती है? इसकी यूनिट्स और बच्चे हमारे पास है, और इसकी यूनिट्स है बच्चे हमारे पास ओम मीटर बच्चे। ये ध्यान रखना, इसके बारे में भी अब हमारी बच्चे बात यहीं पर घूमती रहेगी। हम हर चीज बच्चे अब रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे घुमाते रहेंगे। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, ये किस पे डिपेंड करेगी बच्चे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये बच्चे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। कौन सा नेचर ऑफ मटेरियल? मतलब कि ये कॉपर का आपके पास कंडक्टर है, ये एल्युमिनियम का कंडक्टर है, ये स्टील का कंडक्टर है, ये डिसाइड करेगा बच्चा हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम बाद में फिर पढ़ेंगे, फिलहाल नॉलेज है कि हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। अभी मेरी कंसंट्रेशन पूरी तरह से किसके ऊपर है बच्चे? रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से जवाब देना, ध्यान से जवाब देना बच्चे, बहुत ध्यान से जवाब देना बच्चे अब मेरे क्वेश्चंस का। ये बच्चे मेरे पास वी आई का ग्राफ है, ये बच्चे मेरे पास वी आई का ग्राफ है, और ये दो कंडक्टर्स के लिए मैंने ग्राफ बनाया। ये बच्चे वी आई का ग्राफ है, ये वी है और ये आई है। ये वायर नंबर 1 के लिए ग्राफ बनाया, ये वायर नंबर 2 के लिए ग्राफ बनाया। बोथ वायर्स हैव सेम एरिया, बोथ वायर्स हैव सेम एरिया। इन दोनों वायर्स का बच्चा आपके पास क्या है? सेम एरिया बच्चे। विच वन इज लॉन्गर? विच वन इज लॉन्गर? क्या लगता है बच्चे? विच इज लॉन्गर? कौन सी वायर यहाँ पर लंबी होगी दूसरे से? वायर 1 या वायर 2? हाँ, क्या लगता है? 1। वायर 1 बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे उसकी रेजिस्टेंस बच्चे आपके पास ज्यादा। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि बच्चे आपका एंगल बड़ा है। यहाँ पर बच्चे और एरिया सेम है, डेफिनेटली बच्चे लेंथ ऑफ द वायर 1 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द वायर 2। ये क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ये आपको स्कूल में भी पूछा जा सकता है, और बच्चे यह आपको नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, वहां पर पूछा जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये आई बी का ग्राफ बन गया। फोकस करना बच्चे, ये बच्चे मेरे पास है आई वर्सेस वी का ग्राफ। ये बच्चा आई वर्सेस वी का ग्राफ है बच्चे हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास वायर 1 और ये वायर 2। ये वायर 1 है बच्चा हमारे पास, दिस इज अ वायर 1, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? वायर 2। बोथ वायर्स हैव सेम लेंथ, बोथ वायर्स हैव क्या है बच्चे आपके पास? बोलो, सेम लेंथ। इन दोनों वायर्स की लेंथ बच्चे आपके पास सेम है बच्चे। विच हैज लार्जर एरिया?
विच हैज लार्जर एरिया, इसमें से किसका एरिया बड़ा होगा बच्चे, क्या लगता है, वायर 1 की वायर 2? बोलो, अब थोड़ा तुम फंस गए, हाँ या ना? अब मैंने एक तो ग्राफ भी IV का दिया हुआ है, तो सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस किस वायर की ज्यादा है, बताओ, वायर 1 की रेजिस्टेंस ज्यादा कि वायर 2 की बच्चे? सर वायर 2 की ज्यादा है। वायर 2 की ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया क्या होगा बच्चे, कम होगा ज्यादा होगा बच्चे हमारे पास? कम सर। कम होगा क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, तो इसके हिसाब से लार्जर एरिया किसका होगा बच्चे, 1 का कि 2 का बच्चे? सोचो सोचो सोचो, वायर 2 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया कम है, तो बताओ किसका एरिया ज्यादा हुआ सेम लेंथ के ऊपर, बोलो? 1 का। 1 का, सिंपल, बिल्कुल सही चीज है यार। यहाँ पर बच्चे वायर 1 का जो एरिया होगा, वायर 1 का जो एरिया होगा बच्चे, इट इज ग्रेटर देन वायर 2 का एरिया। वायर 2 का बच्चे हमारे पास यहाँ पर एरिया, बस काम खत्म। और ये क्वेश्चन भी बच्चे आपको CBSE के अंदर, नहीं तो बच्चे आपको नीट के अंदर तो बड़े आराम से पूछा जा सकता है, तो बड़े आराम से बात समझ में आओगे। तो टीचर अप्लाई करवाना सिखाता है, टीचर आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाना सिखाता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन, बेटा ओम्स लॉ सबको आता है पर क्वेश्चन सबको नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। ओम्स लॉ सबको आता है लेकिन क्वेश्चंस हर बच्चे को नहीं आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, इस वजह से ये चीज बच्चे हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। चले आगे बच्चे, पहले 2 क्वेश्चंस हो गए, अब चलते हैं बच्चे आगे। अब मैं आपके दिमाग में एक और नई चीज डालता हूं बच्चे, कोशिश करूंगा, बाकी आपको देखना है कि वो आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है बच्चे। हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A है। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फोकस करना बच्चे। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से एक कंडक्टर है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या आपको जो है ना आपके माइंड को ओपन कर देता है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस है क्या। ये बच्चा आपके दिमाग को बिल्कुल एकदम स्टेबल कर देगा कि रेजिस्टेंस निकालने का क्या आपके पास इफेक्टिव मेथड हो सकता है। ये बच्चे आपके पास आ गया और ये भी आ गया बच्चे, ठीक, ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बच्चे मेरे पास पॉइंट आ गया P, और ये पॉइंट आ गया बच्चे मेरे पास Q। ये लेंथ आ गई L, ब्रेड्थ आ गई B, और हाइट बच्चे मेरे पास आ गई H। टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट P एंड Q, तो रेजिस्टिविटी रो। अब P से Q अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो करंट P से Q जाएगा, तो लेंथ कौन सी कवर हो जाएगी, L, और बच्चे एरिया कौन सा कवर होगा मेरे पास, बताओ शाबाश, H इंटू B बच्चे, H इंटू B जो एरिया कवर होगा जब करंट आपके पास यहाँ से यहाँ पर जाएगा। जब करंट P से Q की तरफ हो जाएगा तो वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर होगा HB, तो यहाँ पर L और नीचे बच्चे H इंटू B। फोकस करते रहना। यहाँ पर बच्चे मेरे पास अब टीचर बोलता है फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस T एंड S। यहाँ पर बच्चे मुझे T और S के बीच में अब क्या बतानी है, रेजिस्टेंस बतानी। अब सोच के बताओ, अगर T से करंट S की तरफ जा रहा है तो लेंथ कौन सी कवर करेगा, बताओ शाबाश, H। लेंथ कौन सी कवर करेगा, बोलो शाबाश, H कवर करेगा। और एरिया कौन सा कवर करेगा, बोलो शाबाश, एरिया कौन सा कवर करेगा बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश, एरिया बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये कौन सा कवर कर जाएगा, एरिया बच्चा आपके पास ये वाला, क्योंकि एरिया करंट यहां से जाकर यहां पर निकलेगा बिटवीन T एंड S, तो कौन सा एरिया परपेंडिकुलर होगा इसके बच्चे, L इंटू B, तो ये बच्चे हमारे पास L इंटू B। आई कुछ बात समझ में? ऐसा नहीं है कि बच्चे आप गए और आपने कोई भी फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा नहीं होता है बच्चे, आपको बहुत सोच समझ के फॉर्मूला लिखना होता है। जो इन डेप्थ स्टडी होती है वो इस तरीके की होती है। ये क्वेश्चन बच्चे आपको अगर बोला जाए बच्चे तो स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, ये आपको बच्चे डायरेक्ट नीट या फिर बच्चे जी लेवल पे आएगा, स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बच्चे के पास एक स्किल चाहिए, बच्चे के पास एक डेवलपमेंट होनी चाहिए कि यार मैं करंट निकाल कैसे, मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए,
तो एक तो अलोंग द करंट लेंथ लेनी होती है और एरिया उस करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए जी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। है कोई डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे बड़े आराम से पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात ही नहीं है बच्चे, शाबाश। पूछ लो बेटा। सर हो गए। क्लियर है? यस क्लियर है सर। बच्चे? क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस में ये पहले 3 तरीके के क्वेश्चन है जो कि अब आप हैंडल कर सकते हो। हाँ, जो बच्चा एडवांस की तैयारी करना चाहता है वो मुझसे बात करे, फिर मैं उसको और भी कई तरीके बताऊंगा क्वेश्चन करने के। कोई और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो स्कूल लेवल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस वजह से हम उन एम्बिशियस बच्चे को बोलते हैं कि आप अलग से हमसे बात करें, हम आपको अच्छे लेवल के और क्वेश्चन भी बता सकते। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस, द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस। अब इस पे क्वेश्चन आपके स्कूल वाले डालेंगे, हंसकर डालेंगे बच्चे, बहुत उसका फेवरेट टॉपिक होगा स्कूल के अंदर। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं बच्चे। नंबर 1 पॉइंट बच्चे ध्यान से समझ। नंबर 1 पॉइंट बच्चे, व्हेन बोथ लेंथ एंड एरिया, बोथ लेंथ, जब लेंथ L एंड एरिया, जो बच्चा आपके पास एरिया A और बच्चा आपके पास रेडियस R इज चेंजिंग, ये बच्चे हमारे पास दोनों टीचर दोनों की बात करेगा। तो उस केस के अंदर बच्चा हमारे पास आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास? इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, if the length of the wire is doubled, अगर लेंथ ऑफ वायर को बच्चे हम डबल कर देते, एंड द रेडियस ऑफ द बॉडी इज हाफ, एंड रेडियस ऑफ द वायर इज हाफ, radius of the wire is half, find the new resistance, मुझे यहाँ पर नई रेजिस्टेंस बतानी बच्चे, मुझे 8 times the older one। बिल्कुल। अब देखो बच्चे, यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना बच्चे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको वो सारे तरीके बता सकता हूँ बच्चे जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते। अगर आप इसी पे फोकस करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको कोई भी बच्चे एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं बच्चे। आई हैव द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन आकाश के अंदर बच्चे पढ़ाने का, उसके मॉड्यूल को सॉल्व करने का। बाय हैंड बच्चे मैंने आकाश का मॉड्यूल सॉल्व किया हुआ। आसान नहीं होता आकाश का मॉड्यूल, उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी जो DPPs होती है, उनको हमको खुद सॉल्व करना पड़ता है एज अ टीचर, वहां से उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो बच्चे वो जो मेरा एक्सपीरियंस है आकाश के पूरे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेटा मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि कैसे वो क्वेश्चंस बनाते और कैसे बच्चे हमने उनके साथ डील करना। जब बच्चे दोनों चीजें दे रखी हैं तो बच्चे हमारे पास अब नई रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रो मल्टीप्लाइड बाई 2L डिवाइडेड बाई पाई इंटू R। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 8 रो L अपॉन बच्चे पाई इंटू R स्क्वायर। बताओ बच्चे जो नई रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? 8 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये बच्चे हमारे पास एक बच्चे ने बिल्कुल प्रॉपर आंसर दिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे। ये पहले लेवल का क्वेश्चन है और ये बड़े आराम से स्कूल लेवल मैं बोल दिया। अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये स्कूल लेवल का चीज है, मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, ये अब स्कूल लेवल है और कंपटीशन में जब आपकी लेंथ और रेडियस या एरिया में दोनों में चेंज दे रखा है तो बच्चे आप ये कॉन्सेप्ट को लगाओ।
तब आप ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अब प्रॉब्लम बच्चे आनी स्टार्ट हो जाती है। नंबर 1, व्हेन चेंज इन लेंथ, when the change in the length alone is given, change in the length alone is given, सिर्फ और सिर्फ किसमें बच्चे आपके पास दे रखा हो, चेंज इन लेंथ आपके पास दे रखा हो। जब बच्चे आपके पास यहाँ पर चेंज इन लेंथ बच्चे आपके पास यहाँ पर आपके पास गिवन हो, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको किस तरीके से देखना है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन, अगर बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस इज गिवन बाय अ रो लेंथ अपॉन ए, अब हम क्या करते हैं बच्चे, हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, और बच्चे ये मेरे पास आएगा रो एल स्क्वायर अपॉन बच्चे मेरे पास वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी, सॉरी मैंने गलत सिंबल डाल दिया, डेंसिटी डी के बराबर। रो रेजिस्टिविटी है इसलिए डेंसिटी को हम डी से लिखेंगे, तो वॉल्यूम बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो रेजिस्टिविटी डेंसिटी लेंथ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द वायर। आप वायर की लेंथ को जितना मर्जी चेंज कर दीजिए बच्चे, लेकिन बच्चे उसका मास बच्चे कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में भी कोई फर्क नहीं आता। याद रखना यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है बच्चे आपके पास, रो बच्चा हमारे पास रेजिस्टिविटी है, और डी बच्चा हमारे पास डेंसिटी है, और एम मेरे पास मास ऑफ द वायर, एम बच्चा हमारे पास मास ऑफ द वायर, एम इज द मास ऑफ द वायर, एम बच्चा हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ वायर। जब सिर्फ चेंज इन लेंथ अकेला गिवन है, जब चेंज इन लेंथ अकेला गिवन है, अब देखना बच्चे क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे। If you double the length of the wire, if you double the length of the wire, if you double the length of the wire, अगर बच्चे आप वायर की लेंथ को डबल कर देते हो बच्चे, then the resistance of the wire will become, अब वो एरिया की बात नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम, बताओ बच्चे कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर, 4 times। तो सॉल्यूशन बच्चे हमारे पास है द आर इज इक्वल टू रो डी बाई एम, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर एल स्क्वायर है, तो आर डैश इज इक्वल टू रो डी बाई एम इनटू बच्चा हमारे पास 2l का स्क्वायर, तो ये बच्चा हमारे पास आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो डी एल स्क्वायर बाई एम, तो यानी कि बच्चा आपकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ पुरानी रेजिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर देखना बच्चे वो रेडियस या एरिया की बात बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ पर बच्चे वो बिल्कुल भी आपके पास ना तो बच्चे वो आपके पास रेडियस की बात करेगा, और ना ही बच्चे वो आपसे किसकी बात करेगा बच्चे, वो बात करेगा बच्चे आपके पास यहाँ पर एरिया, सिर्फ लेंथ की बात हो जाए, सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात हो जाए। मेरे ख्याल से ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है जो इस वक्त एमडीके के पेपर में पूछा गया था, एडिशनल पॉइंट एमडीके के पेपर में शायद से जो अभी हुआ था 19 तारीख को पूछा गया था। और बच्चे क्या क्वेश्चन था ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये बच्चे हमारे पास, इफ अगर बच्चा हमारे पास if the length, if the percentage change in the length, if the percentage change in the length is less than 5%, अगर टीचर आपको परसेंटेज चेंज इन द लेंथ लेस देन 5% देता है, then percentage change in the resistance will be, percentage change in the resistance will be 2 times percentage change in the length of the wire। यहाँ पर 2 का फैक्टर आएगा, और क्यों फैक्टर आएगा, क्योंकि L की पावर बच्चे 2, क्योंकि यहाँ पर L की पावर बच्चे हमारे पास 2 है। लेकिन ये बच्चे एमडीके के पेपर में जो पूछा गया था ये कॉन्सेप्ट, हालांकि आपके बैच में ये हो नहीं रखा,
मैंने और बैचेस में ये पहले से करवा रखा था कि अगर चेंज इन लेंथ परसेंटेज लेस देन 5% होगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगी, 2 टाइम। जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास? क्वेश्चन, if the length of the wire changes by 1.5%, the percentage change in the resistance will be, बोलो शाबाश, रेजिस्टेंस विल बी, बोलो बच्चे कैसे आ जाएगा बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन? बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन द लेंथ। बच्चे ये बच्चे हमारे पास है, और दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5% और द आंसर विल बी 3%। और आपका आंसर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3% के आसपास आ जाएगा। हमारा आंसर बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3%। क्या मुश्किल है? बोलो सर। जैसे हमने पिछले वाले में निकाला कि 4 टाइम्स हो गई थी हमारी रेजिस्टेंस, अगर हम उसको हमारे सिंपल वाले फॉर्मूला में डालें तो डबल आएगी। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे आप आधी बात कर पा रहे हो। अगर आप किसी वायर की लेंथ को खींचते हो बच्चे तो उसका रेडियस बढ़ता है कि कम होता है? बता शाबाश। कम होता सर। तो फिर बच्चे रेडियस की इंफॉर्मेशन तो कहाँ से लेकर आए सर? अगर उन्होंने लिखा हो कि एरिया भी हमने एरिया कांस्टेंट रखा है, फिर क्या बेटा? अगर एरिया, बेटा एरिया कांस्टेंट रख के आप लेंथ कैसे इंक्रीज करते मेरे बच्चे? कैसे? नहीं बेटा ऐसे नहीं बच्चे, गलत बात हो जाएगी ना। अब आप गलत बात कर रहे हो, यानी कि आपने कभी च्युइंगम खाई है? च्युइंगम को जब हम खींचते हैं बच्चे तो लेंथ बढ़ती है, तो लेंथ कैसे, किसकी बेसिस पे लेंथ बढ़ती है? तो वो मास कहाँ से कंपनसेट होके आता है? वो मास कहाँ से निकल कर आता है? कहाँ से निकल कर आता है? बता शाबाश बच्चे। अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो जो मास यहाँ पर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बच्चे? आप एक्स्ट्रा बाहर से डाल रहे हो कि एरिया कम हो रहा है? आपका एरिया कम होगा तभी तो बच्चे ये लेंथ इस तरफ को जाएगी। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। लेंथ जो है बच्चे वो किसके बेसिस पे बढ़ रही है? वो जो एरिया में से मास कम होगा वही मास बच्चे आगे जाके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ऐसा वो नहीं करे, ठीक है बेटा? ऐसा वो नहीं करे, ठीक है? क्लियर है बच्चे वाली बात? ठीक है, क्योंकि एरिया भी चेंज हो रहा है, इसलिए तो बच्चे हम उसको किस पे लेके चले गए। अब जब आप वायर की लेंथ को चेंज कर रहे हो, ना उसकी डेंसिटी चेंज हुई, ना उसका मास चेंज हुआ, ना ही बच्चे हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुई, सिर्फ लेंथ के ऊपर हम ले गए। तो हमने नया फॉर्मूला बनाया। हमने एक ऐसे, जब आप वायर को खींच रहे हो तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज लेंथ के अंदर आ रहा है। तो हमने नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है बेटा? तभी तो हमने नया फॉर्मूला बनाया, ठीक है? क्लियर हो गया? आया ना बच्चे? हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? आया ना? कि अभी भी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था? सर झूठ बोल रहे हैं, बोल। सर हाइपोथेटिकली तो नहीं 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 यार, नहीं, ये रियल है, ये रियल है। तू मेरे पास आ जा बच्चे। एक चीज बता बच्चे मुझे, आपने कभी ये छोटी मोटी टर्म्स पढ़ी हैं बच्चे छोटी क्लास में? डक्टाइल, कभी वर्ड सुना है डक्टाइल होना? यस सर। है ना, डक्टाइल होना। फिर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे जिसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉपर वायर कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स। सुना है कभी बच्चे? डक्टाइल होना बच्चे, फ्रेजाइल होना। ये बच्चे कैसे बनते हैं आप खुद सोचना बच्चे। तो ऐसा कर बच्चे, मुझे एक बात बता कि तेरे घर में बच्चे, आपके पास एक आटे का पेड़ा ले ले बच्चे, ऐसे पेड़ा ले लिया बच्चे। इस आटे के पेड़े से जब आप इसकी बच्चे, इसकी शेप क्या होती है बच्चे जरा बता मुझे? स्फेयर होती है, स्फेयर होती है ना बच्चे, हाँ या ना? आटे का जो पेड़ा होता है, जो मम्मी रोटी बनाती है जिससे गोल होता है ना, पहले मम्मी गोल बनाती है उसको, हाँ या ना? ऐसे गोल हाथ में बना लेती है पहले। ये स्फेरिकल होता है, इसका मास मान लो 2 ग्राम का। इसको बेलने पे रखकर बच्चे फ्लैट किया जाता है, फिर इसकी शेप क्या बन जाती है जरा बताओ जरा मुझे बच्चे? डिस्क।
बन जाती है डिस्क, हाँ या ना बेटा, तभी तो रोटी बनती है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बता बच्चे, यहां पर इसका रेडियस और यहां पर इसका रेडियस सेम है कि डिफरेंट है बच्चे, बोल। डिफरेंट है, डिफरेंट है ना बच्चे, तो वो रेडियस बढ़ कैसे गया? यहां से बच्चे हमारे पास इसकी जो शेप है बच्चे वो चेंज होगी, मास, ये रोटी भी 2 ग्राम की ही बनेगी, मास सेम रहेगा, इसकी क्या चेंज होगी बच्चे? शेप। कहीं ना कहीं बच्चे हम जब वायर को खींचते हैं बच्चे तो एरिया कम होने लग जाता है बच्चे। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए बच्चे। आप मुझे एक बात बताएं बच्चे, आपके घर में चादर होगी, आप उस चादर को खींच के देखिए, आप उसको जब खींचते हो तो एरिया बढ़ने लगता है कि कम होने लगता है बच्चे? सोच के देखो ना, जब आप चादर को खींचते हो तो एरिया बढ़ता है कि कम होता है उसका बच्चे? बढ़ता सर। कैसे बच्चे? खींचते हो तो कैसे बढ़ जाता है बच्चे? आपके घर में कोई रस्सी है इस वक्त बच्चे, आप उस रस्सी को लेके बच्चे ऐसे खींचने की कोशिश करिएगा, जब आप उसको खींचते हो तो वो रस्सी मोटी होने लग जाती है कि पतली होने लग जाती है बच्चे? पतली सर। तो पतली है तो इसका मतलब एरिया कम हो रहा है, और एरिया कम हो रहा है बच्चे तभी तो लेंथ बढ़ रही है। अब आपको ये आइडिया ही नहीं है कि एरिया कितना चेंज हो रहा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। इस वजह से आप एक नया फॉर्मूला बना देते हो जिसमें डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? लेंथ के ऊपर। जिसमें डिपेंडेंस किसके ऊपर है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर। इस वजह से मेरे बच्चे हम यहाँ पर ये काम करते हैं और नया फॉर्मूला क्या बना देते हैं बच्चे? रो आपके पास डी अपॉन मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। आप वो एरिया का फैक्टर ही खत्म कर देते हो, जिससे बच्चे रेजिस्टेंस सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ के ऊपर। बाकी वायर को बच्चे लंबा करने से एरिया जरूर कम होता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आता, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, और डी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये बच्चे किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? एल स्क्वायर। लेकिन तब ये फॉर्मूला यूज करना जब सिर्फ लेंथ का चेंज दे रखा है। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे, थोड़ा और सोचोगे तो आपको मेरी बात की मतलब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चे। ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। चलिए बच्चे, ओके।